नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर। इस वीडियो में जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वक्फ के महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को पता है कि जो हाल में संसद में राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस बिल को फाइनली साइन हो गए हैं और ये फाइनली एक बिल है जो कानून बन चुका है। तो इसके जो भी सारे बिंदु हैं जो मैंने लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे बिंदुओं की हम देखेंगे क्या क्या है चीजें हैं, जैसे कि वक्फ क्या है, सरकार को इस विधेयक को संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 क्या है, क्या बदलाव होंगे, दान दे की जो संपत्ति थी उसका क्या होगा, अब संपत्ति कैसे घोषित होगी, पहले कैसे होती थी, क्या कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जो प्रस्तुति की जो प्रक्रिया है कब प्रस्तुत किया और क्या क्या जो सारी प्रोसेस है, उन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे, एक एक पॉइंट करके देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों इससे यानी कि इस संशोधन का अगर आपको कहीं भी पूरे YouTube पर इससे अच्छा वीडियो मिल जाए तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों। इसमें आपको सारी चीजें कवर की है और एक एक पॉइंट को आप अच्छे ध्यान से देना कि क्यों इतना बड़ा इश्यू है, क्यों इतने मतलब लगभग 1 साल ही हो गए इस बिल को संसद में लाए हुए और क्यों इतना बड़ा विवाद हो रहा है, क्यों इसके लिए धरने प्रदर्शन विपक्ष इसका इतना बड़ा विरोध क्यों कर रहा है, आखिर क्यों जरूरत पड़ गई इस विधेयक को लाने की, क्योंकि विधेयक तो पहले भी था, कानून तो इसके लिए पहले भी था, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों पहला देखते हैं वक्फ क्या है, पहले तो एक एक चीज देखते हैं वक्फ क्या है। तो दोस्तों जो वक्फ है वो क्या है, वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर देता है। यानी कि वक्फ किसी की चल और अचल संपत्तियां हो सकती है। चल संपत्ति का मतलब होता है जैसे कि कैश हो गया, करेंसी वगैरह जो भी कैश चीजें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और अचल संपत्ति जो स्टेबल है यानी कि एक स्थान पर है। अचल संपत्ति जैसे बिल्डिंग्स हो गई, लैंड्स हो गया, प्रॉपर्टी होगी, जो अचल संपत्ति है वो किसी मतलब इस धार्मिक, पवित्र और परोपकारी उद्देश्य के लिए उस संपत्ति को दान दिया जाता है, वो किसके अंतर्गत आ जाती है, वक्फ के अंतर्गत आ जाती है। किसमें, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें खासकर। भारत में वक्फ बोर्ड इस तरह की संपत्तियों का क्या करते हैं दोस्तों, प्रबंधन करते हैं। यानी कि अब तक इस कानून के तहत अब तक इस प्रकार की जितनी भी संपत्तियां थी उनका प्रबंधन कौन कर रहा था, वक्फ बोर्ड कर रहा था। और दोस्तों आपको सबसे चौंकाने वाली चीज यहाँ देखने को मिलेगी कि वक्फ के पास 8,70,000 संपत्तियां हैं। 8 लाख कितनी, 8,70,000 संपत्तियां, जो कितने एकड़ में फैली हैं दोस्तों, 940,000 एकड़ में फैली, यानी कि 3808 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और दोस्तों इनकी कीमत कितनी है आपको पता होगा, आपको 1 लाख करोड़ रुपए यानी कि 12 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो किसी देश की शायद इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं होगी जितनी तो इसके पास प्रॉपर्टी है। और यह भारतीय रेलवे और भारतीय सशस्त्र बल, यानी कि पूरे इंडिया में भारतीय रेलवे और भारतीय सशस्त्र बल के बाद में तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति धारक कौन है दोस्तों, वक्फ बोर्ड है। और जिसका जो बोर्ड था वो इतना पावरफुल था जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह कहीं भी उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे। उसका डिसीजन यानी कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल था उसके डिसीजन अंतिम होता था, यानी कि उसके खिलाफ आप कहीं भी नहीं जा सकते थे। वो जिस संपत्ति को बोल देता था कि भाई ये संपत्ति वक्फ की है तो वो वक्फ की होगी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी संपत्ति हो। तो इन सारी चीजों को दोस्तों हम कवर करेंगे इस वीडियो में, एक एक चीज देखना और अच्छे से समझना और कमेंट करके बताना कि क्या ये है जो विधेयक है वो लाना जरूरी था, क्या अच्छा है या बुरा है। इन सारी चीजों का आपका अपना रिव्यू है, क्योंकि पर्सन व्यक्ति का रिव्यू अलग अलग हो सकता है और आप भी अपना जो रिव्यू है वो कमेंट में शेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सरकार को इस विधेयक में संशोधन करने की दोस्तों जरूरत क्यों पड़ी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को भारत की लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। इस वक्फ किसके खिलाफ, यह विधेयक वक्फ विधेयक 1995 में संशोधन करने और मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 को क्या करने, निरस्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, मुख्य लक्ष्य था वक्फ संपत्ति को प्रबंधन में पारदर्शिता, क्योंकि पहले इस प्रकार की कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। अब देखना कितने अच्छे अच्छे काम किए गए, 4-5 इतने बेस्ट काम किए जो आप देखोगे कि वास्तव में यह चीज होना जरूरी था। संपत्ति को प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना। इस विधेयक को अब यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 एक्ट यानी कि UWMEED एक्ट 1995 के नाम से जाना जाएगा। वक्फ बोर्ड का वह अधिकार, इसको
इसको देखना दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह अधिकार जिसमें वह किसी भी संपत्ति को स्वतः वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। यानी कि वक्फ की जो धारा 40 है उसके तहत वह किसी भी संपत्ति को क्या कर सकता था दोस्तों, अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था, इतनी पावर थी इसके पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 दोस्तों वही 95 में संशोधन करने के लिए लाया गया जो मुसलमानों की दानदेही संपत्तियों का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। सरकार संशोधन के जरिए वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को क्या कर रही है, कड़ा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे दुरुपयोग हो रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, खासकर जो मुस्लिम समुदाय में जो कमजोर वर्ग है उनका। अब केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहा हो और जिसके पास संपत्ति का क्या हो दोस्तों, मालिकाना हक हो। पहले जिसके पास मालिकाना हक भी नहीं था, दस्तावेज वगैरह नहीं थे, उसकी संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड अपने अंडर कर लेता था। आपको आगे बहुत सी चौंकाने वाली चीजें देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत। क्या बदलाव होंगे दोस्तों, अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। यानी कि पहले क्या कर देता था, जबरदस्ती ही किसी भी संपत्ति या प्रॉपर्टी को क्या कर देता था, वक्फ संपत्ति घोषित कर देता था और उसके खिलाफ आप कहीं भी नहीं जा सकते थे। यानी कि मान लो कि किसी मुस्लिम समुदाय में किसी की महिला के पति की मृत्यु होने के बाद में जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी थी, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी हो, वक्फ ऐसे बोल देता था कि यह प्रॉपर्टी अब वक्फ बोर्ड की है, आपका इसका हक नहीं है। तो वो जो पूरी प्रॉपर्टी थी दोस्तों किसकी हो जाती थी, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ जाती थी। तो उस महिला या उस परिवार में जो बचे हुए सदस्य उनका तो एक तरह से शोषण हुआ ना, उनकी तो पूरी संपत्ति ले ली गई है। तो इस प्रकार की जो भी पावर्स थी उनको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। सरकारी संपत्तियां दोस्तों, इस चीज को भी ध्यान रखना कि लाखों करोड़ों की संपत्तियां अभी भी इसके अंतर्गत है। यानी कि जो सरकार की संपत्तियां वो भी इस बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सरकारी संपत्तियों पर दावा भी नहीं किया जा सकेगा अब। यानी कि पहले क्या कर देते हैं, पहले सरकारी संपत्तियों को भी वक्फ अपने अंडर ले रखा है वो सी। और अब क्या है, यानी अगर कोई सरकारी जमीन वक्फ के नाम है तो कलेक्टर क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और राज्य सरकार को सौंपेगा। यानी कि पहले इस बिल के लाने के बाद में और उसके पहले जितनी भी सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंतर्गत हैं उनकी कलेक्टर जांच करेगा और राज्य सरकार को सौंपेगा। वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, अब दोस्तों जब इसकी वक्फ बोर्ड का जो ये है उसकी जो सेंट्रल काउंसिल बनाई है, परिषद बनाए हैं, उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल होना अनिवार्य है। यानी कि पहले इसके अंतर्गत ओनली कौन सदस्य थे, मुस्लिम सदस्य थे, और अब क्या कर दिया गया है, 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। यानी कि पहले इसमें महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो अब क्या कर दिया गया है, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जो एक अच्छा भी है कि लैंगिक समानता को क्या मिलेगा, इसमें बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर को संपत्ति का सर्वे करने का अधिकार होगा। पहले किसको अधिकार था, वक्फ बोर्ड को अधिकार था इन सारी चीजों का सर्वे करना वगैरह। कलेक्टर के हाथों में नहीं था कुछ भी, ना सरकार के अंडर था, ओनली किसके अंडर था, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो राज्य में एस्टेब्लिश है। तो अब जो अंडर किसके अंडर होगा, ये सारा काम कलेक्टर के अंडर होगा। सरकारी संपत्तियों का दावा, कोई भी सरकारी संपत्ति जो पहले और बाद में वक्फ के रूप में घोषित की गई हो अब वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इस चीज को देखना कि सरकारी संपत्तियों पर जो पहले दावा किया गया था, जो सरकारी संपत्ति इस वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है, यानी कि बहुत सारी रेलवे की संपत्तियां है ना, रेलवे की संपत्तियां और भी बहुत सारी सरकारी संपत्तियां हैं जो इस वक्फ बोर्ड के अंतर्गत हैं, उनको अब क्या कर लिया जाएगा, उनको कलेक्टर के द्वारा सर्वे किया जाएगा, जांच की जाएगी उनकी, और वो राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, हक्कानी और अन्य पिछड़े मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिनिधित्व वो भी सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दानदी की संपत्ति का क्या मामला है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति केवल वही जमीन दान कर सकता है जो उसके नाम या रजिस्टर है। यानी कि पहले कोई भी मुस्लिम समुदाय में कोई भी जमीन अगर रजिस्टर भी नहीं होती थी, जिसका प्रॉपर दस्तावेजीकरण भी नहीं था ना, वो भी इसके अंतर्गत चली जाती थी या अंडर ले लेता था जबरन। लेकिन अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति केवल वही जमीन दान कर सकता है तो उसके नाम रजिस्टर है। वक्फ किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर जमीन का दावा नहीं कर सकता। वक्फ अल औलाद के तहत महिलाएं वक्फ की जमीन की वारिस होंगी। ध्यान रखना कि महिलाएं वक्फ की जमीन की क्या होंगी, वारिस होंगी। पहले नहीं था ना, पहले तो क्या है कि महिला का पति की डेथ होने के बाद में जो सारी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड अपने को अब हड़प लेता था, अपने अंडर ले लेता था। लेकिन अभी उस महिला के अधिकार दिया गया कि वो जो संपत्ति है वो उस महिला की रहेगी, वारिस होगी महिला।
और महिलाओं को आय में हिस्सा मिलेगा। कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर हर वक्फ जितनी भी जो वक्फ संपत्ति है उसको क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। जमीन किसने दी, कहाँ से ली, उसकी कितनी आय है, इस सारी चीजों की देखभाल करने वाले मुतवल्ली को कितना वेतन मिलता है आदि की जानकारी कहाँ पर होगी दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होगी। पहले इतनी पारदर्शिता नहीं थी। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि ये चीजें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि जिसके पास 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति हो, ठीक है, और जिसके पास भारत में रेलवे और रक्षा के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो, और उन चीजों के खिलाफ सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी मनमानी कर सकता है, तो उनके खिलाफ दोस्तों कानून तो लाना चाहिए था नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी एक अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि देश में संविधान है, देश संविधान के अनुसार चल रहा है, तो ये भी एक संवैधानिक तरीके से ही काम होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों ये चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं, अब वक्फ संपत्ति कैसे घोषित होगी। पहले वक्फ बोर्ड बिना पुख्ता सबूत की संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, यानी कि पहले घोषित कर देता था बिना कोई पुख्ता सबूत के। अब बिना दस्तावेज सर्वे कब्जा नहीं किया जाएगा, सत्यापन दस्तावेजीकरण जरूरी होगा। विवाद की जांच कलेक्टर या सरकार करेगी दोस्तों। वक्फ परिसंपत्तियों या संपत्तियों का सर्वे दोस्तों वक्फ बोर्ड के बजाय जिला कलेक्टर करेगा। सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस में 1 महीने के अंदर क्या कराना होगा, दर्ज कराना होगा। इसमें वक्फ दस्तावेज, आय, मुकदमे, कर आदि शामिल होंगे। अब संपत्ति का वक्फ होने का निर्णय कलेक्टर और राज्य सरकार के पास में होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों पहले तो कोर्ट में मैंने बताया कि कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वक्फ बोर्ड का, उसका डिसीजन ही क्या होता था, आखिरी डिसीजन होता था, आखिरी डिसीजन होता था। लेकिन अब क्या इसमें दी जा सकती है चुनौती, हाँ दी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि अब 3 के बजाय 2 सदस्य होंगे। पहले तो क्या है, वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल था उसमें क्या थे, 3 सदस्य थे, अब कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे। इसमें इस्लामी कानून के जो विशेषज्ञता थे उसको अनिवार्यता जो है उसको खत्म कर दिया है। यानी कि पहले जो ट्रिब्यूनल के सदस्य थे उसमें क्या था कि जो इस्लामी कानून का विशेषज्ञ होगा वही ट्रिब्यूनल का क्या होगा, सदस्य होगा। लेकिन उसकी जो अनिवार्यता है, नेसेसिटी है, उसको समाप्त कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा, इसका भी ध्यान रखना कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला उसे अंतिम, पहले क्या था, ट्रिब्यूनल जो डिसीजन दे दिया उसको आप देश में कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते, आप सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, कहीं भी आप उसको बदल नहीं सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर दोस्तों हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में दोस्तों अपील की जा सकती है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई और आदेशों को सार्वजनिक करना, वक्फ की आय का ऑडिट, लेखा जोखा केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज कराना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अब दोस्तों ये चीजें बताओ कितनी पारदर्शी चीजें हैं, जो सभी कुछ सब लोग इस चीज को देख सकते हैं, है ना। एक तरह से पारदर्शी, यानी कि वक्फ बोर्ड की कार्रवाई और आदेशों को सार्वजनिक करना होगा, वक्फ की आय के ऑडिट, लेखा जोखा केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। और दूसरी चीज दोस्तों, बोर्ड को दी जाने वाली वार्षिक आय का योगदान 7% से घटाकर कितना कर दिया गया, 5%। यानी कि पहले बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो पर फैमिली की जो इनकम होती थी उसका 7% देना होता था वार्षिक, लेकिन अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही एक फैमिली, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली या एक गरीब फैमिली पे तो बहुत ही बोझ था। 7% क्या होता है, तो ऐसे ही इतनी महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इतना उसकी वार्षिक आय का इतना % देना, तो ये भी चीज़ें ठीक थी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद में दोस्तों इससे रिलेटेड अब तक जो प्रोसेस हुआ है उसका क्या कहा है। विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों काफी विरोध हुआ, 8 अगस्त को पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, ये गठित की गई थी दोस्तों जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में। जो सांसद है जगदम्बिका पाल, इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया था, जिसमें दोस्तों 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के दोस्तों इसमें क्या थे, सदस्य शामिल थे। समिति ने 25 सुझावों को शामिल किया और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि अंतिम रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। पारित होना, लोकसभा ने इसे दोस्तों 3 अप्रैल 2025 को 288 मतों से और 232 मत इसके विरोध में गए थे। राज्यसभा में 5 अप्रैल को 128 मत पक्ष में और 95 मत विरोध में गए थे। और इसके बाद में दोस्तों नाइट को ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दी गई और इससे 5 अप्रैल को ही इसका पूरा काम फिनिश हो गया, यानी कि यह एक कानून बन गया है। क्योंकि राष्ट्रपति जैसे ही कोई बिल या कोई अमेंडमेंट संशोधन है उस पे साइन करने के बाद में वो है क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। विरोध और विवाद दोस्तों, जब भी कोई भी चीजें, जब भी
सत्ताधार की जो पार्टी है उसका तो चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, विपक्ष का काम ही ये होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब एक विपक्ष में बैठने वाले सब विरोध करेंगे, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसा बताने के यानी कि क्योंकि ओवैसी हिसाब है, इन्होंने तो जो अमित शाह संसद में भाषण दे रहे थे उनके सामने इस जो बिल की कॉपी जो है वो फाड़ दी गई थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और लास्ट में ये आज का जो सुबह का न्यूज़ था, वक्फ बिल राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है, अब ये है कानून बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब एक भी दोस्तों मैंने ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो छोड़ी नहीं है। आप कहीं भी सर्च करोगे, पूरे यूट्यूब पे सर्च करोगे, इससे अच्छा वीडियो इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मेरे पास शॉर्ट्स कम है समझाने वगैरह की, मैं एक माउस से यूज कर रहा हूँ, लिख नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रयास किया कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से लिख कर बताई हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में आए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताए हैं, और इस प्रकार आपको ही वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आपको वहाँ पर इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।